हाँ तो बच्चों, आप सबका हिंदी की इस अगली कक्षा में स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम के बारे में जाना था। आज हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले हम आते हैं रेडियो पर। जैसा कि आप सबको पता है, रेडियो एक ऐसा सर्वसुलभ साधन है और सस्ता है जिसको लगभग पूरे भारतवर्ष में सुना जाता है। और दुर्गम स्थान जहाँ पर समाचार पत्र और टेलीविज़न की पहुँच नहीं है, ऐसे दूर दराज के एरिया, वहाँ पर भी जो है ये माध्यम काम करता है। 98% एरिया जो लोग टेलीविज़न नहीं देख पाते हैं, जिन तक समाचार पत्र नहीं पहुंच पाता है, रेडियो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है देश दुनिया की घटनाओं और समाचारों को जानने के लिए, और उनके मनोरंजन का भी कार्य यह करता है। तो रेडियो क्या है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। ठीक है बेटा, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी कि हम इस पर केवल सुन सकते हैं, टेलीविज़न की तरह इस पर देखने की और अखबार की तरह इसे पढ़ने की सुविधा यहाँ पर हमें नहीं मिलती। तो इस माध्यम में ध्वनि, शब्द और स्वर यही प्रमुख हैं। ध्वनि, शब्द और स्वर, केवल इन्हीं का सहारा लेकर जो है रेडियो समाचार लिखे जाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है हम किसी भी चीज़ को रेडियो पर सुन सकते हैं। तो अब ये था रेडियो की विशेषताएं। अब रेडियो की खूबियाँ क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रेडियो एक सर्वसुलभ साधन है, सस्ता है, और ये एक पोर्टेबल साधन भी है, यानी कि इसको हम कहीं भी ले जाकर सुन सकते हैं। हम इसको पार्क में बैठकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजली का कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। यह बैटरी से भी चल पड़ता है, सेल से भी चल पड़ता है। तो इसके लिए जो है ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक बिजली का सेटअप हो और तभी ये चलेगा, जैसा कि टेलीविज़न में आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है सर्वसुलभ है, हर जगह इसकी पहुँच है, और दूसरे सभी इसको जो है बहुत ही आनंद से और मज़े से सुनते हैं। अब इसकी कुछ खामियां भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कोई चीज़ सकारात्मक है तो इसकी कोई चीज़ नकारात्मक भी हो सकती है। सबसे पहली बात, रेडियो पर समाचार प्रसारित होने की एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित टाइम होता है, तो हमें उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, और जब भी समाचार प्रसारित होते हैं तो हमें उसको वहाँ बैठकर सुनना पड़ता है। और दूसरी जो है, अखबार में जैसे पीछे लौटकर पढ़ने की सुविधा होती है, रेडियो में इस तरह की सुविधा नहीं होती, हम पीछे लौटकर समाचार नहीं पढ़ सकते। तीसरी बात, यदि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई शब्द इस तरह का है जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता है, तो समाचार पत्र जब हमारे सामने होता है तो हम शब्द पर चिंतन मनन कर सकते हैं या डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, लेकिन रेडियो में इस तरह की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम अपनी मनपसंद का समाचार किसी भी पृष्ठ पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो पर जब समाचार प्रसारित होते हैं तो हमें शुरू से लेकर अंत तक उन समाचारों को सुनना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम आते हैं टेलीविज़न पर। और आज के दिन टेलीविज़न जो है सबसे लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम है। यदि हम दूर दराज के, जहाँ पर टेलीविज़न की पहुँच कम है, या जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं जिनके पास टेलीविज़न उपलब्ध नहीं है, उनको छोड़कर लगभग हर जगह जो है इसकी पहुँच है, हर घर में इसकी पहुँच हो चुकी है, और पूरा परिवार जो है बहुत ही मज़े से बैठकर टीवी देखता है। कई बार मनोरंजन के लिए देखता है, कई बार समाचारों के लिए देखता है, और टीवी के माध्यम से हमें बहुत सारे मंच भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब टेलीविज़न क्या है? जनसंचार का एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है।
ये जनसंचार का दृश्य श्रव्य, यानी कि ध्वनि के साथ साथ इसमें हमें दृश्य भी दिखाई देते हैं। और जिन चीज़ों को आंखें देखती हैं वो हमेशा हम पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम है। इसमें क्या होता है, शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः टीवी में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। अब क्या है कि टीवी की जो खबरें होती हैं वो 7 प्रमुख चरणों से गुजरकर ही कोई समाचार दर्शकों तक पहुंचता है। तो प्रमुख चरण कौन से हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। टीवी पर जब भी कोई तुरंत घटना घटी होती है तो हमें नीचे एक लाइन दिखाई देती है ब्रेकिंग न्यूज़ करके या फ्लैश करके। तो उस घटना का कुछ शब्दों के माध्यम से उस घटना की एक सामान्य सी जानकारी दे दी जाती है। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है या कहीं बम विस्फोट हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए बम्बई में बम विस्फोट हुआ था तो समाचार में नीचे लाइन लिखी आ जाती है बम्बई में बम विस्फोट। हम उसको पढ़ते चले जाते हैं और हमें तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या घटना हुई है। अब उसके बाद दूसरा चरण आता है ड्राई एंकर। इसमें जो है ड्राई इसलिए है क्योंकि तब तक घटना के फुटेज जो हैं या घटना के दृश्य जो हैं वो एंकर तक नहीं पहुंचे होते, और एंकर जो है वो बिना दर्शकों के ही जो है वो घटना के बारे में हमें जानकारी दे देता है। उसके बाद फ़ोन इन। आपने देखा होगा टीवी पर कभी कभी जो है सामने फ़ोन छपा होता है और वहाँ से किसी संवाददाता की आवाज़ आ रही होती है, यानी कि लाइव दृश्य तब भी आपके पास नहीं होते, लेकिन फ़ोन पर वहाँ से घटना की जानकारी फ़ोन के माध्यम से दर्शकों को दी जाती है। इधर से संवाददाता बोल रहा होता है और सामने फ़ोन होता है, तो उस फ़ोन पर जो आवाज़ हमें आ रही आती होती है। अब उसके बाद है एंकर विजुअल। अब जो है उसके बाद घटना के दृश्य आने प्रारंभ हो जाते हैं और एंकर किसी लाइन के माध्यम से जो है उस दृश्य से संबंधित लाइनें बोलता है और उसके फ़ोटोज़ हमें दिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद एंकर बाइट। एंकर बाइट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एंकर बाइट में क्या होता है कि घटना स्थल पर उपस्थित जो संवाददाता होता है तो वो क्या करता है, वहाँ उपस्थित लोगों से जो है घटना की सत्यता को प्रमाणित करता है। जो वहाँ दर्शक देख रहे होते हैं, जो वहाँ पर खड़े होते हैं घटना के समय में, तो वहाँ पर एंकर पहुँचकर उनसे बातें करता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये घटना जो प्रामाणिक बन जाती है क्योंकि जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा होता है। तो ये एंकर बाइट होता है। अब उसके बाद लाइव। लाइव से तो हम जो है लाइव को हम सीधा प्रसारण कहते हैं और हम सब परिचित हैं लाइव से। सिर्फ समाचारों के ही लाइव नहीं होते, सीधा प्रसारण बहुत सारे खेलों का भी सीधा प्रसारण होता है और अन्य बहुत सारी चीज़ों का सीधा प्रसारण होता है। तो यहाँ पर जो लाइव होता है वो सीधा प्रसारण कहलाता है। किसी भी जगह का, किसी भी घटना का या किसी भी विशेष समारोह का जो सीधा प्रसारण होता है वो लाइव कहलाता है। वो वहाँ पर पहुँचकर ही वो सीधा प्रसारण किया जाता है। जैसे कि 26 जनवरी की जब परेड निकलती है तो वहाँ से सीधा प्रसारण उसका किया जाता है। जब भी संसद में सत्र चलता है वहाँ से सीधा प्रसारण किया जाता है। यदि कोई और महत्वपूर्ण घटना घट जाती है तो संवाददाता वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ से भी उसका सीधा प्रसारण किया जाता है। अब उसके बाद एंकर पैकेज। जैसा कि पैकेज के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये एंकर पैकेज जो है पूरी घटना का विश्लेषण। अब हमने शुरू में देखा कि फ्लैश यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर एंकर पैकेज तक आते आते क्या होता है कि पूरी घटना का ब्यौरा उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर जो एंकर होता है, जो एंकरिंग कर रहा होता है समाचारों की, वो आपको जो है जिस हिसाब से घटना घटी होती है उसी हिसाब से दृश्य दिखाता चला जाता है और उन दृश्यों के बारे में जो है वो आपको बताता भी चला जाता है। ये एंकर पैकेज है। अब जो है फिर वही है, टेलीविज़न में जो खूबियाँ हैं, सबसे पहली बात देखने और सुनने की सुविधा होती है। तो इससे क्या होता है कि चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी वो सारी चीज़ों को समझ लेता है। अब दूसरा यह है कि ताज़ा घटी घटनाओं की जानकारी तुरंत दर्शकों तक
पहुंच जाती है। अब तीसरा ये है कि ये मनोरंजन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसलिए बहुत से सारे लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। और एक और इसमें सुविधा जो अन्य किसी में भी नहीं है कि ये घटनाओं का सीधा प्रसारण हमें दिखा सकता है। जैसे अखबार है उसमें हम केवल फ़ोटो देख सकते हैं, रेडियो है उसमें हम केवल घटनाओं के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सीधे सीधे घटनाओं को देख सकते हैं। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और विश्व के किसी भी कोने की घटना दूसरे की हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है। अब उसके बाद जो है वही है खामियाँ। एक तो जो बहुत सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी पहुंच से दूर हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से दूर है। और तीसरा, जब एक बार दर्शक टेलीविज़न के सामने बैठ जाता है तो घंटों उठने का नाम नहीं लेता, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो हो वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आप सबको पता है जब हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, बच्चे जो हैं टीवी के सामने बैठे रहते हैं तो आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर जाकर खेलने वाले खेल वो नहीं खेल पाते हैं, ये भी एक इसकी कमी है। तो अब ये टेलीविज़न तक का हो गया। अब हम आते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ये एक समाचार लेखन की शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। इसको हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। सीधा पिरामिड ऐसे होता है और हम इसको बना देते हैं उल्टा पिरामिड। तो सबसे पहले इसमें जो है इंट्रो यानी कि मुखड़ा भी इसको हम बोलते हैं। इसमें होता है जो मुख्य समाचार, जो मुख्य घटना कहीं घटी होती है उसको हम जो है इंट्रो या मुखड़ा भी कहते हैं। अब उसके बाद है बॉडी। जिसे हम विस्तार भी कह सकते हैं, किसी भी समाचार का विस्तार। और इसका तीसरा और अंतिम पार्ट होता समापन, समाचार का समापन। तो रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार इसी पर होते हैं। सिर्फ रेडियो पर ही नहीं बल्कि 90% जो समाचार होते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होते हैं। इस शैली को हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ये है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। और पूरी दुनिया में यही शैली जो है वो समाचार लेखन के लिए जो है इस्तेमाल होती है। वैसे तो ये शैली जो है अमेरिका से विकसित हुई थी गृह युद्ध के दौरान, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में ये शैली फैल गई और समाचार की इतनी लोकप्रिय शैली हुई कि आज भी यही जो है वो प्रचलित है। तो उसमें सबसे पहले जो है समाचार का मुख्य भाग इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी विस्तार यानी कि समाचार का विस्तार। जो पहला मुख्य समाचार था उससे कम महत्व की बात जो है विस्तार वो उसमें। और उसके बाद तीसरा इसका पार्ट है समापन। समापन में कई बार स्पेस नहीं होने की वजह से समापन को छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो मुखड़ा है वो भी और जो बॉडी में विस्तार सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और फिर समाचार का समापन जब किया जाता है तो अंत में जो है वो समाचार के समापन की लाइनें बोलकर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आपकी उल्टा पिरामिड शैली है। अब जो हमने था हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो ये माध्यम थे हमारे जनसंचार के माध्यम। अब हमने सभी अपने जनसंचार के माध्यमों पर बात की है। सबसे पहले हमने प्रिंट मीडिया को लिया है जिसमें मुद्रित माध्यम है, जिसको हम पिछली कक्षा में पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब आज हमने सबसे पहले रेडियो, उसके बाद टेलीविज़न और एक और तीसरा बहुत ही सशक्त माध्यम आज के दिन है वो है इंटरनेट। और जब आज कोरोना काल चल रहा है तो मुश्किल की इस घड़ी में इंटरनेट ही हमारा सहारा बनकर उभर कर आया है। आज की ये जो कक्षा है
ये भी आप तक इंटरनेट की मदद से ही पहुंचेगी। तो इंटरनेट तो ये समझ लीजिए कि इन सभी जो ऊपर मैंने जितना भी आपको बताया समाचारों के बारे में, सभी का एक संगम हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर हम जो है वीडियो भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर हम जो है वो सुन भी सकते हैं, इंटरनेट पर हम कोई चीज़ पढ़ भी सकते हैं। तो एक तरह से हम इसको चलती फिरती लाइब्रेरी भी अपने लिए कह सकते हैं, एक विकिपीडिया भी हम इसको कह सकते हैं। यदि हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है तो हम गूगल सर्च इंजन का सहारा लेते हैं और 1 मिनट में फटाफट हमारे सामने तथ्य आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो है कंप्यूटर का चलन अमेरिका में और यूरोपीय देशों में हुआ था। भारत में ये बहुत बाद में आया है, 1990 के दशक में। उससे पहले जो है कंप्यूटर यहाँ के लिए सपना समझा जाता था। लेकिन आज भारत में भी हर जगह जो है इंटरनेट उपलब्ध है, लोग उसके माध्यम से जो है घरों में रहकर काम कर रहे हैं। और आज इंटरनेट हमारे जीवन का इतना उपयोगी हिस्सा बन चुका है कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी रेलवे टिकट की बुकिंग से लेकर हवाई जहाज़ तक की बुकिंग करा सकते हैं। घर बैठे हम अपने बिजली के बिल भर सकते हैं, अपने टेलीफोन के बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम बहुत सारा लेन देन कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे जो हैं आजकल इंटरनेट का सहारा लेकर घरों में पढ़ाई भी कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही जो है ये संभव हो सका है कि आप लोग घर बैठे अपनी कक्षाएं ले रहे हैं और आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से पिछले दिनों जो है हमारे देश में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में जो समस्याएं रही हैं कि लोगों को घरों में रहना है, कोरोना को यदि दूर रखना है तो आपको शारीरिक दूरी का पालन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसा कि पिछले 1-1.5 साल से आपके स्कूल बंद हैं, तो उस समय में जो है इंटरनेट ही हमारा सहारा बना हुआ है। तो इंटरनेट के माध्यम से ही जो है हम बहुत सारी चीज़ों का कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का करना संभव हो सका है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम जो है यहाँ बैठकर विश्व के किसी दूसरे कोने में बात कर सकते हैं। वैसे तो फ़ोन के माध्यम से भी हो जाता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। और आजकल तो स्मार्टफोन आ गए हैं तो सबके पास इंटरनेट है। तो अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं, इंटरनेट जो है एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक साथ हजारों लाखों करोड़ों सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये हमारा ज्ञान बढ़ाता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें सारी की सारी जीवन में काम आने वाली सुविधाएं प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरतों में इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा जो हम मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, ज्ञान के लिए, हर चीज़ के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो फिर अब इंटरनेट के जो हैं फ़ायदे तो आपको बता दिए हैं, लेकिन वही बात फिर यहाँ पर आ जाती है। तो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी सामग्री भी होती है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस पर बहुत सारी ऐसी अश्लील सामग्री होती है जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है, उनके कोमल मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और ऐसा कोई साधन नहीं है कि उस सामग्री को हम बच्चों से दूर कर सकें। इंटरनेट कई बार आग से खेलने जैसा हो जाता है कि हम उसका लाभ लेने के स्थान पर उससे ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है यही है कि यदि किसी चीज़ को हम संभल कर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छी है हमारे लिए, लेकिन यदि उसको हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। और इंटरनेट भी यही है, यदि आज हम इससे पैसे लेन देन कर सकते हैं तो हम बहुत बड़ी ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। जैसे कि आए दिन अखबारों में आप पढ़ते रहते हो कि इंटरनेट के माध्यम से जो है करोड़ों के रुपए ठग लिए गए। लोग जो हैं इसको ठगी का माध्यम बनाए हुए हैं आज के दिन। और बहुत सारी, कभी किसी का जो है कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, उसके खाते से लाखों रुपए उड़ा लेते हैं। कई बार भोले भाले लोगों से जो है वो पासवर्ड पूछकर भी इस तरह की आर्थिक अपराध जो है वो किए जाते हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो इसके नुकसान भी हैं। तो यदि हम इसका संभल कर प्रयोग करते हैं तो इससे अच्छा माध्यम आज हमारे लिए कोई भी नहीं है जनसंचार का। अब उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ।
तो वो क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके अतिरिक्त इंटरनेट पत्रकारिता, अब हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की। इंटरनेट पत्रकारिता में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा दौर चल रहा है, ये अभी मैं आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से लिखवा देती हूँ। तो बच्चों अब जो है ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, वो सभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और जब भी आपकी पीटीएम होगी, शायद 26 को 12th क्लास की, तो आप अपनी कॉपी साथ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला रेडियो समाचार की भाषा शैली कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली तो मैंने आपको बताई है, लेकिन भाषा कैसी होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ। चाहे वो रेडियो समाचार हो, चाहे वो टेलीविज़न समाचार हो, चाहे वो समाचार पत्र में हो, तो सबसे पहली बात तो भाषा जो है सर्वसुलभ भाषा होनी चाहिए। क्योंकि जो दर्शक या पाठक होते हैं उनमें एक जो है पीएचडी व्यक्ति भी हो सकता है और दूसरा अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा बहुत क्लिष्ट ना हो। यदि भाषा क्लिष्ट होगी या मुश्किल होगी तो दर्शकों को या पाठकों को समझने में जो है कठिनाई होगी। और इसके अतिरिक्त जब भी हम रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है, तो उसके लिए जो समाचार वाचक होता है उसको समाचार आपको पढ़कर सुनाने होते हैं। तो उसके लिए एक साफ़ सुथरी टाइप्ड कॉपी हो, टाइप की हुई हो, जिसमें प्रॉपर स्पेस दिया हो। और इसके अतिरिक्त जो संक्षिप्त अक्षर हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मुहावरे हैं, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो संख्याएं होती हैं, केवल 1 से 9 तक की संख्याओं को हम जो है वो अंकों में लिखते हैं, उससे ऊपर की संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कई बार हम प्रतिशत का या डॉलर का चिन्ह बना देते हैं, तो चिन्ह बनाकर उनको जो है विस्तार से लिखा जाना चाहिए, ताकि समाचार वाचक जिस समय समाचार पढ़ रहे हों उस समय उन्हें कोई भी कठिनाई उत्पन्न ना हो। यदि उन्हें कोई भी कठिनाई होती है तो उसका सीधा सा प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है और वो जो समाचार सुन रहे होते हैं उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से जो है रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेज़ी से लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। अब चौथा क्वेश्चन है, टेलीविज़न समाचार किन प्रमुख चरणों से होकर गुजरते हैं। और ये आपका 5वां और अंतिम क्वेश्चन जो आपने खुद लिखना है। तो इसमें जो है श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से समाचार पत्र, रेडियो या टीवी में से अधिक सशक्त माध्यम कौन सा है। इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दे। आशा है ये कक्षा आप सभी को पसंद आई होगी और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। और यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं या फ़ोन पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आपकी गूगल मीट पर लाइव कक्षा होगी तो आप उसमें भी जो है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।